जय हिंद साथियों नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव जो कि 19 अप्रैल को शुरू हुए थे। 19 के बाद पहला चरण 19 अप्रैल को था, फिर उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, फिर उसके बाद तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग हुई थी और फिर चौथे चरण में 13 मई को, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को और उसके 5 दिनों के बाद 25 मई को छठे चरण की वोटिंग हुई थी और अंतिम और 7वां चरण 1 जून को हुआ था। 1 जून के बाद आप सभी को बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने एग्जिट पोल दिखाए थे और सभी एग्जिट पोल ने आपको कहा था कि जो एनडीए गठबंधन है, जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का, उसको एनडीए बोलते हैं और इनके विरोध में जो कांग्रेस ने अपना गठबंधन बनाया उसको इंडिया बोलते हैं। तो जो एनडीए गठबंधन है उसको सब लोग लगभग यही कह रहे थे 350 से 400 तक एनडीए गठबंधन को सीट मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी की सीट भी 320 से 370, कोई 360 ऐसे सब बता रहे थे। तो कहने का अर्थ ये था कि 1 तारीख को देख के तो सबको ये लगा था कि एक बार फिर से, मतलब तीसरी बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और उसका जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने क्लीन स्वीप एक बार फिर से कर लिया है। आज सुबह जब चुनाव के परिणाम सुबह से ही और अब तक जब आ रहे हैं लगातार, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा जैसा दिखाया जा रहा था चुनाव जो एग्जिट पोल थे उसमें। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो मतगणना होती है वो कैसे होती है, क्या तरीका होता है मतगणना का, है ना। जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद ईवीएम मशीन कैसे मतगणना स्थल तक पहुंचती है, क्या सर इसमें धांधली संभव है। जो कई बार लोग हार जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं निर्वाचन आयोग ने इसमें धांधली करवा दी या गलत तरीके से हमको हरा दिया। तो कई बार लोग ऐसे आरोप लगाते हैं। तो क्या ये इतना आसान है ना, कि सरकार जब वोटों की काउंटिंग हो रही है तो उसमें कुछ धांधली करवा ले। इतना आसान है? इसको एक बार समझते हैं कि कैसे होता है ये सब, फिर उसके बाद मैं परिणाम की ओर चलूंगा। हालांकि अभी क्लियर या स्पष्ट परिणाम नहीं आए क्योंकि अभी भी कई जगह काउंटिंग चल रही है। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि कैसे होता है ये सब। देखो आपको मैं बताऊं अगर भाई साहब, तो जैसे मान लीजिए कहीं वोटिंग हुई है ना, कहीं पर वोटिंग हुई किसी लोकसभा सीट पर, उस लोकसभा सीट पर कई सारी पोलिंग बूथ होती है जिनकी संख्या बहुत सारी हो सकती है, सैकड़ों में संख्या होती है पोलिंग बूथ की, मतलब हर 2-3 गांव का एक पोलिंग बूथ बनी जाता है। तो आप देखिए इनकी संख्या हजारों में चली जाती है पोलिंग बूथ की। तो सभी जगह ईवीएम लगाई जाती हैं। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, आप सब लोग जाते हैं ईवीएम पर जाके क्या करते हैं, वोट करते हैं। आपके उंगली पर निशान बना दिया जाता है, एक इंक होती है, बड़ा बढ़िया इंक रहती है, उसका जो चिन्ह है या जो इंक का जो कलर है वो 6-7 दिनों तक आपके हाथ से नहीं छूटेगा। आप कितना भी कोशिश कर लें, ऐसा कोई केमिकल भी नहीं है कि आप उसे छुड़ा सकें, तो आप उसे छुड़ा नहीं सकते। कम से कम 6-7 दिन तक रहता है, इसलिए कि कहीं कोई व्यक्ति 2 बार वोट न दे दे, उसकी पहचान हो जाए कि नहीं भाई तुम्हारे हाथ में तो इंक लगी है, इसका मतलब तुम वोट दे सके हो, दोबारा क्यों आए हो। पहले तो एक ये कि भाई कोई व्यक्ति 2 बार वोटिंग नहीं कर सकता है ना, कि एक बार करके आ गया और दोबारा चला जाए, है ना, ऐसे नहीं कर सकता। तो बहुत सारी ईवीएम होती है, इसमें सब लोग क्या करते हैं कि वोट करते हैं, है ना। अब जहां पे मतदान हो रहा होता है वहां हर पार्टी के एजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जैसे एक समाजवादी पार्टी है, एक बीजेपी है, कौन है, बीजेपी है, और एक मान लीजिए कांग्रेस है। तीनों पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, इन तीनों पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं। तो जहां पे मतदान हो रहा होगा उस मतदान केंद्र के अंदर बहुत सारे अधिकारी होंगे और उन अधिकारियों के साथ साथ इन तीनों ही पार्टियों के क्या रहते हैं, एजेंट रहते हैं ना, एजेंट रहते हैं। इनको पता रहता है कि कहीं कुछ धांधली ना हो, इनको पता रहता है। हालांकि इनको ये नहीं पता होता कौन किसको वोट दे रहा है, वोट तो छुपा के दिया जाता है, लेकिन ये वहां उपस्थित रहते हैं, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड रहता है और इनकी निगरानी में वोटिंग वहां पे आराम से चलती रहती है, ताकि कोई कैंडिडेट बूथ कैप्चरिंग ना कर पाए या इलीगल तरीके से वोटिंग ना करा पाए। तो ये सब नजर में रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मतदान शाम को खत्म हो जाता है कि तो ईवीएम को पैक किया जाता है, और जब ईवीएम पैक की जाती है ना भाई, तो वो इन तीनों लोगों को दिखाई जाएगी कि देखो ये सील लगा दी ना हमने। तो तीनों लोग जब उस पे साइन कर देंगे कि हाँ देखो सील लग गई, तो सील लगाने के बाद फिर उस ईवीएम में जो टोटल वोट पड़े, कितने वोट हैं उसमें, कितने उसमें पड़ गए वोट, उनके सामने उसको दिखा दिया जाता है। हालांकि ये नहीं बताया जाता किसको मिले, टोटल कितने पड़ गए इस ईवीएम के थ्रू। तो इस जितने पड़ गए वोट उसका एक फॉर्म बनाया जाता है, जिसे फॉर्म 17C कहते हैं, और इन तीनों के एजेंट जो रहेंगे उनको दे दिया जाएगा,
है ना। तो इनके फॉर्म पे लिखा रहेगा, उस ईवीएम का नंबर लिखा रहेगा और फॉर्म का संख्या होते हैं 17C। तो ईवीएम संख्या 5 है ना, इसका एक 17C होगा, उसमें लिखा रहेगा इसमें इतने वोट हैं। ईवीएम संख्या ये इतनी, उस पे लिखा रहेगा इसमें इतने वोट हैं। और इन सबको पैक करके इनके देखरेख में सील लगा के और ये स्ट्रांग रूम भेज दी जाती हैं। अब स्ट्रांग रूम कहाँ बनता है? तो स्ट्रांग रूम बनता है जो जिला मुख्यालय होता है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसे कहते हैं। तो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें होती हैं वो कहां पे लाके रख दी जाती है? कि स्ट्रांग रूम में। और इस स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाती है सीसीटीवी के माध्यम से, मतलब 24 घंटे इसकी निगरानी की जाती है सीसीटीवी के माध्यम से। पार्टियों के जो सपोर्टर्स होते हैं, पार्टियों के जो नेता होते हैं, वो उसी दिन से आके स्ट्रांग रूम के बाहर भी बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि कहीं रात में कोई सी स्ट्रांग रूम को खोल के और इसमें कुछ गड़बड़ तो ना कर दे। तो वो उस गेट के बाहर बैठे रहते हैं। भाई देखो, सब लोग अपनी अपनी रखवाली करते हैं, कहते हैं ना अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो एक तो सीसीटीवी के अंडर रहता है ये 24 घंटे ये कमरा, दूसरा लोग भी अपना आके इस रूम के बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जिस दिन काउंटिंग होती है, एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता है। पूरी बात बता देता हूं कैसे, है ना। एक बड़ा सा हॉल होता है ना। आप देखोगे कि कितना फेयर तरीके से ये सब होता है, इतना आसान नहीं है। जो लोग कह देते हैं कि देखो धांधली हो गई या ये सब हो गया, यहां तक ये सब रहा, है ना। फिर क्या होता है कि जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन एक बड़ा सा हॉल होता है ना, बड़ा सा हॉल। इस बड़े से हॉल में 15 टेबल लगती हैं। कितनी? 15 टेबल। एक टेबल ऐसे लगेगी यहां पे, और फिर इसके सामने एक टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, 5 टेबल, 6 टेबल, 7 टेबल, 8 टेबल, 9 टेबल, 10, 11, 12, 13 और 14। तो एक ये हो गई और 14 ये हो गई। कभी कभी 15 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन विशेष कारण है, विशेष परिस्थितियां तभी हो सकती हैं, अभी आऊंगा उस पे। तब 15 हो सकती, 15 से ज्यादा हो सकती हैं। अब ये जो टेबल होती है इस पे आरओ साहब बैठते हैं, आरओ और एआरओ बैठते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, है ना। ये सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये कौन होते हैं सर? ये जिले के जो डीएम होते हैं उन्हीं को उस क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। मींस मतगणना के लिए जिम्मेदार यही व्यक्ति है, सबसे बड़ा यही व्यक्ति है। अब इनके सामने क्या होता है? यहां पे बैठे होते हैं काउंटिंग ऑफिसर, है ना। काउंटिंग ऑफिसर जो होते हैं वो इन जो ये जो होती है ना, ये सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित किए जाते हैं। काउंटिंग ऑफिसर बैठे रहते हैं। इधर 1-2 काउंटिंग ऑफिसर और असिस्टेंट काउंटिंग ऑफिसर बैठते हैं। इधर कौन बैठेगा? तो इधर बैठते हैं भाई साहब जो कैंडिडेट हैं उनके अपने एजेंट, जिनको पोलिंग एजेंट कहते हैं। तो यही वही सारे एजेंट फिर आ जाएंगे जो मतगणना वाले थे, उनमें से कुछ को यहां पे लाया जाएगा और हर टेबल पर हर पार्टी का अपना एक एजेंट रहेगा और उन एजेंट के पास वही फॉर्म 17C रहेगा जो उन्हें तब दिया गया था। अब जैसे ही ईवीएम खुली, ईवीएम 5 उनके पास है कि इसमें तो यार 1800 वोट हैं, अब काउंटिंग करो उनके सामने, तो उन्हें पूरे काउंटिंग करके पता लग जाएगा कि 500 इसको मिले, 600 इसको, टोटल 1800 है। ठीक है, इनके सामने होता है। ये बीजेपी का भी खड़ा रहेगा, कांग्रेस का भी खड़ा रहेगा, समाजवादी का भी खड़ा रहेगा, एजेंट जितने भी होंगे, और ये हर सीट पर ऐसा होता है। तो भाई मतगणना भी एजेंट के सामने, और पहले जब मतदान हो रहा था तब भी वो निष्पक्ष तरीके से, है ना। तो कहने का अर्थ ये होता है कि काउंटिंग में हेरा फेरी कर पाना ये बहुत आसान नहीं होता, निष्पक्ष तरीके से होता है। इसके बहुत कड़े रूल हैं, बहुत अच्छे प्रावधान हैं। तो इन 14 टेबल पे बाद में काउंटिंग हो गए, सबको जोड़ा जाता है और ये हर 10-10 मिनट में अपडेट होता है। यहाँ जो ऑफिसर बैठे होंगे आरओ, इनके पास एक टेक्निकल असिस्टेंट होता है। जैसे हमारे नितिन सागर सर, उनको कंप्यूटर का बहुत सारा ज्ञान है, पुलकित सर है, उनको कंप्यूटर का तुरंत आपको सर्च करके यहाँ पे दे देते हैं सारा। तो वैसे ही वो बैठे रहते हैं, वो वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तुरंत का तुरंत डाटा, वो है ना। उनको टाइम दिया गया कि भाई इतने समय में आपको अपडेट देनी पड़ेगी, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो ये होती है पूरी काउंटिंग की प्रोसेस, और काउंटिंग की प्रोसेस ये देख के तो हमें यही लगता है कि निष्पक्ष होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टियों के एजेंट खड़े होते हैं, है ना। हर टेबल पे पार्टियों के अपने अपने एजेंट होते हैं। टेबल नंबर 1 पे ये एजेंट, टेबल नंबर 2 पे ये एजेंट, टेबल नंबर 3 पे ये एजेंट, हर पार्टियों के एजेंट होते हैं। तो जब 2-3 लोग खड़े हैं और उनके सामने गिनती हो रही है, तो कैसे आप ईवीएम से
गलत कर दोगे? नहीं कर दोगे ना। तो ये तरीका होता है। और फिर बाद में इनमें से जो सबसे में जो जीतेगा फिर उसको रिटर्निंग ऑफिसर सर्टिफिकेट दे देते हैं, विनिंग सर्टिफिकेट, अर्थात उसे विजय का प्रमाण पत्र दे देते हैं। अब प्रमाण पत्र लेना बहुत जरूरी होता है। आप तब तक विजेता नहीं माने जाएंगे जब तक आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है। तो प्रमाण पत्र कौन देता है? रिटर्निंग ऑफिसर, और फिर आप बन गए सांसद। चलिए अभी का रिजल्ट क्या कहता है, तो पहले अभी के रिजल्ट पर आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसा सोचा था सबने शायद वैसा नहीं हुआ है। एनडीए की बात करें तो 293 सीट पर, जबकि सब लोग कह रहे थे कि 400 आ सकती हैं, 293 सीट पर अभी लीड कर रहा है, जिसमें से उसने 220 सीट जीत ली है, 73 पर आगे है। इनको जीत जाएगा। अभी इन पे परिणाम नहीं आए, कहने का मतलब यह है। एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां, जिसमें बीजेपी है जो 240 सीट पर पहुंच पा रही है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। 190 इन्होंने जीत ली हैं, 50 अभी रह गई हैं जिसपे वो आगे चल रहे हैं। टीडीपी है। इन्हीं दो पार्टियों को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। क्या बवाल चल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जब मोदी जी, मैं जब क्लास ले रहा था तो मोदी जी अपने बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे थे। अब वो हर बार जब भी चुनाव होता है, परिणाम आता है, शाम को वो जाते हैं। इस बार थोड़ा लेट गए, वैसे वो 5 बजे पहुंच जाते हैं। 5 साढ़े 5 बजे उनका रोड शो होता है और 7-8 बजे वो संबोधित करते हैं। आज रोड शो नहीं किया उन्होंने, है ना। बहुत मायूस तरीके से वो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। और उन्होंने सबसे विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने संबोधन में इन पार्टी के नेता जो कि चंद्रबाबू नायडू हैं और जेडीयू के नेता जो कि कौन है, नीतीश कुमार, दोनों का नाम लिया है अपने संबोधन में। क्योंकि लोग सुबह से कह रहे हैं कि भाई साहब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अब टूट गए, कहा कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार का तो इतिहास भी यही रहा है, आज इधर कल उधर, आज इधर कल इधर। गलती से भी अगर नीतीश कुमार चले गए तो नीतीश कुमार आपके 12 सीटों पर लीड कर रहे हैं, और 12 सीटों पर और ये 16 सीटों पर, दोनों को मिला लोगे तो 28 हो जाती हैं। आप 293 में से 28 घटा दो, कितनी बची? केवल 265। 265, जबकि बहुमत का आंकड़ा ही 272 है। तो एनडीए भैया मेजॉरिटी से नीचे आ जाएगा। तो कह रहे हैं लोग कि भाई इन दोनों की बहुत सेवा करनी पड़ेगी आने वाले 5 साल तक। अब मोदी जी को बढ़िया प्यार से बात करनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा, है ना, इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको अब साथ रखना है। इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया है। सर सिर्फ इनका क्यों? इनका सिर्फ इसीलिए क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट ये इंडिया अलायंस में जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पहले से उद्धव ठाकरे बैठे हैं लाठी लिए, हाँ भाई आजा तू, है ना। तो और ये दो बड़ी पार्टियां, और कोई तीसरी कोई बड़ी पार्टी इतनी है नहीं। तो इनके पास 16 सांसद हैं, इनके पास 12 हैं, तो 28 इन दोनों से हो जाते हैं। इनकी चिंता इसीलिए भी है क्योंकि 2014 में जब बीजेपी जीती थी तो टीडीपी मोदी जी के साथ थी। 2012 में टीडीपी साथ थी। क्यों चिंता हो रही मैं बताता हूं कि टीडीपी साथ थी, चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के साथ थे 2014 में, 3-4 सालों तक साथ रहे। 18 के आसपास टीडीपी जो थी चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को छोड़ के चले गए। तो इनकी भी हिस्ट्री ये है कि पहले एक बार एनडीए के साथ आ चुके हैं और फिर एनडीए को छोड़ के जा चुके हैं। इसके बाद जेल भी भिजवा दिया था इनको। तो कह रहे हैं कि पुरानी अदावतें, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू जी बदला ले लें कि नहीं इस बार तुमको अब पीएम नहीं बनने दूंगा, क्योंकि इन दोनों के हाथ में है चाबी। ये दोनों जिसे चाहे उसे पीएम बना सकते हैं। अभी बीजेपी का चाहे तो बीजेपी का, और कांग्रेस का चाहे तो कांग्रेस का पीएम बना सकते हैं अभी, क्योंकि ये दोनों मिलके 28 हो जाते हैं भाई। अगर इनके 28 गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, हैं। तो इसीलिए ये सिनेरियो इनका है। बाकी अब इंडिया गठबंधन की बात हम लोग कर लें। इंडिया गठबंधन कुछ इस प्रकार से है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इतनी उम्मीद कोई नहीं कर रहा था, शायद इनके नेता खुद नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो हारने पे भी जश्न मना रहे हैं आज ये लोग, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी। इनको लग रहा था 100-150 पहुंचेंगे मुश्किल से खींच खाच के, लेकिन ये कहां पहुंच गए? देखो 203 पे। इस 203 में कौन नहीं है? टीडीपी शामिल नहीं है, तृणमूल कांग्रेस जो कि 29 सीट पर है, 29 पर, है ना। मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। अगर इसको जोड़ लेंगे तो टोटल 232 हो जाता है भाई साहब। कितना हो जाता है? 232। मतलब इन्हें सरकार बनाने के लिए 40 लोग जुगाड़ने हैं। 232 हैं इनके पास। ये इस कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में 99, अब 100 थे थोड़ी देर पहले, तो 100 कांग्रेस के हैं। समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ा इस चुनाव का, जो सबसे बड़ा इस चुनाव का अगर हम लोग बात करें तो जो जिसने उलटफेर किया है ना,
सबसे बड़ा विजेता के तौर पे जो उभरा है इस पूरे चुनाव में वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि 5 सीट थी इनके पास और उत्तर प्रदेश के समीकरण ऐसे बन गए थे, चाहे वो राम मंदिर को लेकर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के समीकरण योगी जी को लेकर हो, चाहे मोदी जी की लोकप्रियता हो। इस बार ऐसा लग रहा था कि कहीं जो इनके 5 हैं वो भी ना हार जाएं, मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव में 2019 के चुनाव में आपको पता होगा खुद डिंपल यादव हार गई थी कन्नौज से, धर्मेंद्र यादव हार गए थे आजमगढ़ से 2022 में जब उपचुनाव लड़े थे वो। तो इतने इतने बड़े नेता उनके खुद के घर के हार गए, राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से। तो इस बार लग रहा था, सब कह रहे थे कि 75 जाएगी बीजेपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर किसी ने रथ रोका है ना 303 से वो 240 पे आए हैं, तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? समाजवादी पार्टी को, जहां वो 5 थे और 5 से वो कितने पहुंच गए? 37 पहुंच गए, 37। तो सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है विपक्ष को मजबूत करने का वो समाजवादी पार्टी को जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे। डीएमके ये आपके तमिलनाडु की पार्टी है, स्टालिन की, है ना, ये 22 पर है। शिवसेना ठाकरे साहब का, उद्धव ठाकरे, उनका गुट है 9 सीट पर। एनसीपी शरद पवार गुट, क्योंकि ये बट गई है ना, शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट, शिवसेना, उद्धव गुट, शिंदे गुट, है ना। एनसीपी 7 सीट, राजद आरजेडी है ये तेजस्वी यादव की पार्टी, इन्होंने भी बढ़िया किया है 4 सीट। उतना नहीं कर पाए जितना इनसे उम्मीद की जा रही थी, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। बाकी अन्य सहयोगी 25 सीट हैं, छोटी छोटी और भी कई सारी पार्टियां हैं, उन टोटल को मिला के 25। बाकी जो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब जो और पार्टियां बच गई, कुछ इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो आपके जो एनडीए या इंडिया में नहीं है ना, वो अन्य में है, 18 सीट है। अब ये टोटल मिला के हो जाते हैं 232, है ना, 232-33 के आसपास है, 35 भी हो सकता है आंकड़ा, क्योंकि बढ़ रहा घट रहा है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसके बाद इनके पास 1-2 इंडिपेंडेंट हैं, जैसे आपको पता होगा पूर्णिया से पप्पू यादव कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कैसे लड़ा? बिना टिकट के निर्दलीय लड़ा, लेकिन उन्होंने समर्थन कांग्रेस को ही दिया है, तो आप उनको भी एक ऐड कर लीजिए। नगीना से शायद चंद्रशेखर चुनाव जीत गए 1 लाख से ज्यादा वोटों से, उनको भी इसी में ऐड कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि इनका आंकड़ा भी हो सकता है बढ़ घटा के 235 और 40 के बीच में पहुंच जाए इंडिया का। जब ये 240 पहुंच जाएंगे भाई साहब, तो इसमें 18 में से हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट भी इनके पास आ जाएं, जब ये कुछ बताएं कि भाई हम आपको मंत्री बना सकते हैं, ऐसा कुछ 250 तक अगर इन्होंने आंकड़ा पहुंचा लिया, तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि फिर भैया अगर ये 250 तक पहुंच गए तो फिर बीजेपी को इनको बहुत इज्जत देनी पड़ेगी, टीडीपी और जेडीयू, जो अब तक शायद नहीं मिलता था एनडीए में। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे जब 2014 में चुनाव जीती थी तो 282 सीट बहुमत अकेले पार्टी का, 2019 में तो और ज्यादा 330 अकेले पार्टी का, अब तो एनडीए का मिला के भी नहीं है। तो ये पूरा सिनेरियो है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम 43 सीट पर एनडीए गठबंधन को और लगभग 36 या 37 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को। 43 बहुत ज्यादा सीट है, क्योंकि पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो सपा और बसपा दोनों एक साथ लड़े थे, तब कह रहे थे कि इनका तो 50% से ज्यादा वोट शेयर है दोनों पार्टियों का, तब भी वो सिर्फ कितनी सीट जीत पाए थे? 5 आपकी समाजवादी पार्टी और 10 बसपा, 15 सीट जीत पाए थे तब, उतने बड़े गठबंधन के साथ। अब तो इस बार तो इतना बड़ा गठबंधन भी नहीं था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। आरएलडी भी चली गई थी, उधर से आपकी जो अनुप्रिया पटेल की बहन जी थी पल्लवी पटेल, वो भी इनके गठबंधन से बाहर चली गई थी। तो उधर आपके ओम प्रकाश राजभर भी चले गए थे, तो ये 2 ही लोग बचे थे। तो लोग कह रहे थे हाँ सीट मिल जाएंगी, 5-6 सीट मिल जाएंगी और क्या मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड बना दिया 44 सीट। और इस 44 सीट में सबसे अच्छी बात सुनो, कौन कौन बड़े नेता हारे? स्मृति ईरानी हारी 1.5 लाख वोट से, इतनी बड़ी नेता जिन्होंने राहुल गांधी को हराया, और इस बार भी वो चुनौती दे रही थी कि राहुल गांधी आ क्यों नहीं रहे, लड़े, हार गई चुनाव। सबसे बड़ी जो बीजेपी की पहचान है, बीजेपी की राजनीति की जो पहचान है, हिंदुत्व, राम मंदिर की बात वो कर रहे थे पूरे चुनाव में। ऐसा लग रहा था कि राम मंदिर के नाम पे सुनामी आ जाएगी। जहां राम मंदिर है फैजाबाद में, वहां बीजेपी के कैंडिडेट हार गए। कोई सोच सकता है? अयोध्या में हार गए अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, मेरे ख्याल से 30 हजार के आसपास वोटों से जीत गए वो। तो ये 2 बड़ी हार तो यही हो गई।
मोदी जी पिछले बार 4.25 लाख वोट से जीते थे, इस बार बहुत मुश्किल हो गया उनको जीतना, सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं मोदी जी। कई सारे मंत्री जो केंद्र में मंत्री हैं वो हार गए। राज्य में जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जैसे दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, हार गए। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब ठीक है, अब बात होती है बातचीत की कि भाई समाज मतलब अब अपने सहयोगियों के साथ कैसे मिलके चलते हैं, अब इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन यही है कि लोग चाह रहे थे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जनता ने विपक्ष को खूब मजबूत किया है। अब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवाल संसद में उठाए, जनता की बात पूछे, सवाल करे, जनता के लिए खड़ी हो। पेपर लीक हो तो उनके लिए मैदान में पहुंचे, कोई आता था अब तक नहीं। अब अगर आपको जनता ने संजीवनी दी, विपक्ष को संजीवनी मिल गई। इससे पहले क्या लग रहा था कि यार सब खत्म है देश में, राजनीति अब कोई नहीं जीतेगा सिर्फ मोदी जी के अलावा, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष ने कहा नहीं, कोई भी जीत सकता है, जो जनता की बात करेगा, जो जनता की बात सुनेगा वही जीतेगा। हालांकि विपक्ष सरकार तो नहीं बना पाया, उतनी जीत नहीं मिली, लेकिन हाँ सम्मानजनक सीट मिली है। कहा है कि आप लड़ सकते हैं हमारे लिए, हमने आपको इस लायक तो बनाया है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी 52 सीट थी 100 पे पहुंच गए, 101 पे। आरजेडी 0 सीट थी 4 या 5 पे पहुंच गए। आम आदमी पार्टी 1 सीट थी 3 पे पहुंच गए। तो सबको दिया है जनता ने, है ना। तो मैं यही कहूंगा कि भाई अब सबको मिलके काम करना होगा, सरकार को भी, पक्ष विपक्ष को भी। बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, बढ़िया मतलब एक सही मैंडेट है जनता का कि भाई ना तुमको इतना देंगे कि तुम अहंकार में चूर हो जाओ कि हमें कोई हरा नहीं सकता, उतना भी नहीं दिया किसी को। ना इतना कम करेंगे कि आप कहो कि हम पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता, हम आप पे भी भरोसा कर रहे हैं, हम आप पे भी भरोसा कर रहे हैं। अब तुम दोनों मिलके हमारे भरोसे के काम करो, ये बढ़िया किया है ना। चलिए, तो ये समझाना था आपको। आपका कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। बाकी आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का। हाँ, और कोई सवाल है क्या? हाँ, अब एक और बात बता दूं, मेरे ख्याल से जो अब तक मुझे पता है, अब तक की सबसे बड़ी जीत जो हुई है, सबसे बड़ी जीत वो हुई है आपके शिवराज सिंह की। 8 लाख से ज्यादा वोट की जीत हुई है इनकी, शिवराज सिंह की 8 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश के विदिशा से। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जीत अब तक हुई है वो गौतम बुद्ध नगर, जहां से मैं ये क्लास ले रहा हूं, वहां के बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा 5.5 लाख वोट से जीते हैं महेश शर्मा, है ना, 5.5 लाख से, है ना। अभी हालांकि सारे लोग जीते नहीं है तो कुछ बदलाव भी आ सकता है। 7.5 लाख के आसपास अमित शाह भी जीते हैं, अमित शाह जी। राहुल गांधी अपनी दोनों सीट से, वायनाड से वो 3,80,000 से और रायबरेली से 3,60,000 से चुनाव जीते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो अब पॉजिटिव साइन तो है कि देखो सरकार को अब जनता के हित के काम करने चाहिए। कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ा बहुमत मिल जाए तो सरकार जनता को भूल जाती है। इस बार ऐसा नहीं है, सरकार को जनता के साथ रहना होगा, है ना। जनता के अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात सुननी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उनको कह दो ये तो फर्जी छात्र हैं, ये छात्र है ही नहीं, ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो फर्जी किसान है, किसान है ही नहीं। ये तरीका बदलना होगा, नहीं तो फिर जनता आपको बदल देगी। ऑलमोस्ट बदल ही दिया था, थोड़ा और अगर मुझे लग रहा था हो जाता तो फिर तो आपको फिर मौका नहीं मिलता। अब मौका दिया है सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा, तो जनता के काम करने चाहिए और विपक्ष को भी करना चाहिए। विपक्ष को बहुत कुछ दिया है, विपक्ष खुद नहीं सोच रहा था कि हम इस लायक हैं, उस लायक बना दिया, तो विपक्ष को भी अब लोगों के लिए काम करना चाहिए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी भी जीत गए, किसी ने साथ नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी के तो अंगेस्ट थे, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने साथ नहीं दिया, सपा ने भी टिकट देने से मना कर दिया, अकेला लड़ गया बंदा, जीत गया। तो संघर्ष होता है, संघर्ष। हाँ, चलिए शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।